आजकल ऐसे हो गया है ना कि कम उम्र में ही लोगों को जॉइंट पेन होना शुरू हो गया है। हम हार्ट अटैक की काफ़ी बात करते हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स की काफ़ी बात करते हैं, बट हम जॉइंट्स की ज़्यादा बात नहीं कर पाते। इंडिया में एक्सीडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, समवेयर अराउंड 1,80,000 to 2,00,000 एक्सीडेंट्स एवरी ईयर। मेरे पास 90% जो ACL टेयर के पेशेंट्स आते हैं वो बाइकर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉज एनीमिया। इंडिया में नॉर्मल इवन हेल्दियर फीमेल्स हैव लो हीमोग्लोबिन, मतलब उनको एनीमिया की शिकायत है। मेरे पास पेशेंट्स वो भी आते हैं जो हम रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी हमारे घुटने दुख रहे हैं, मेरी बोन्स पेन कर रही हैं। इट इज़ लाइक ए टिप ऑफ एन आइसबर्ग। टाइटैनिक जब टकराया था आइसबर्ग पे, बहुत पहले अगर उन्हें कोर्स करेक्शन कर लिया होता तो शायद वो टक्कर नहीं होती। अगर कोई भी पेन आपका मोर देन 2 या 3 डेज से ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब वो एक सीरियस सिचुएशन की तरफ जा रहा है। तो हम जो ये वीडियोज़ देखते हैं जिम में एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक आ गया, करेक्ट। दीज आर यूजुअली न्यू कमर्स। आपने वो वेट गेन किया लास्ट 15 सालों में और आप उसको 1 महीने में नहीं कम कर सकते। स्लीप मोड इज अवर बैटरी चार्जिंग मोड। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिकवर करती है। रॉजर फेडरर यूज्ड टू स्लीप 12 आवर्स एवरी डे। मसल्स जिम में नहीं बनते, मसल्स आर मेड व्हेन यू स्लीप। कई बार ऐसे भी होता है कि इंजरी की वजह से एथलीट का शायद करियर ही खत्म हो जाए। तो मेरे पास एक यंग बॉय 21-22 साल का लड़का आया। व्हेन आई सॉ द स्कैन्स आई वाज शॉक्ड दैट द मेनिस्कस it kept on crushing the knee and he had severe pain when he came to me, and I explained him, boss, this is a very difficult injury to treat. I'm not sure will you be able to walk properly again or not. Every time I have to be perfect. Do you really think कि mental wellness helps in the recovery? Rishabh Pant, he had a life-threatening accident. Correct. उसके बाद भी he is playing at the highest level for India. Younger population में injuries बहुत common है. We have become an obesity capital of the world. Correct. अगर आपकी नीज को आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो जल्दी खराब होंगे. If you are a 100 kg person, आप 800 किलो का लोड डाल रहे हो अपनी नी पे when you are sitting cross legged. 60-65 के बाद knee replacement is a good surgery. Before 60, in my personal opinion, one should completely avoid knee replacement surgery. There would be a lot of people who are actually scared of surgeries. तो इसके लिए ऑप्शन क्या है? हेलो, हाय, नमस्कार, मैं जयंती वागधरे। आज के पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मुझे कुछ सवाल आपसे करने हैं। क्या आप नी और शोल्डर के दर्द से परेशान हैं? क्या आपकी बढ़ती उम्र की वजह से आपको नी और शोल्डर्स में दर्द होते हैं? या चलो इस सवाल को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, क्या आपकी उम्र कम है पर फिर भी आपको जॉइंट पेन होता है? क्या बढ़ते वजन के कारण आपको आपके बोन हेल्थ पे इफेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है? अगर ये सवाल आपसे रिलेटेड है तो ये पॉडकास्ट भी आपके लिए है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में आपको ये सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। आज मेरे साथ है इंडिया के टॉप मोस्ट नी एंड शोल्डर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय सिंह। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्ते, आई एम डॉक्टर संजय सिंह। मैं एक शोल्डर और नी स्पेशलिस्ट हूँ और ड्यूरिंग माय पीजी ट्रेनिंग मुझे एक स्पेशल इंटरेस्ट लगा कि शोल्डर एंड नी जॉइंट्स में कुछ करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा काफ़ी सारे लोग इंडिया में इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, तो उनको सही दिशा दिखाने के लिए, तकलीफ दिखाने के लिए और डायरेक्शन देने के लिए आई थॉट ऑफ परसुइंग माय शोल्डर एंड नी जर्नी. इट हैज़ बीन सिंस लास्ट 11 years आई एम प्रैक्टिसिंग इन मुंबई और इट हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी. एंड मुझे लगा कि जिस तरीके से हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं या ठीक करते हैं, उसमें थोड़े लैक्यूने हैं जो हम पब्लिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. तो उसके लिए आई एम हियर एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर होस्टिंग मी. यस, एग्जैक्टली डॉक्टर। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे आपको पूछने हैं और बहुत सारे लोगों को मुझे यहाँ रिप्रेजेंट करना है। एक लेमैन के लिए ये पॉडकास्ट होने वाला है। सबसे पहला सवाल, टू प्ले वेरी सेफ, आई वांट टू नो कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो करने से हमारे बोन हेल्थ को अफेक्ट होगा या हमारे नीज या जॉइंट्स को ज़्यादा अफेक्ट होगा, तकलीफ होगी, हार्म होगी। ऐसी कौन सी चीज़ है? कुछ नहीं करने से ज़्यादा तकलीफ होती है, तो आपके सवाल में ही जवाब है. बेसिकली बिकॉज वी आर नॉट डूइंग इनफ, हम लोग ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं. वी हैव बिकम एन ओबेसिटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट हैज़ लेड टू ऑल अदर इश्यूज. सो हमें ऐसा लगता है कि हम हार्ट अटैक की काफ़ी बात करते हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स की काफ़ी बात करते हैं, बट हम जॉइंट्स की ज़्यादा बात नहीं कर पाते क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है उसके बारे में. और मेरे लिए एक ये विशेष साइकिल है, द मोमेंट योर जॉइंट स्टार्ट्स पेकिंग और एकिंग और पेनिंग, या हमें जब जोड़ों की तकलीफ होती है तो हमारी मोबिलिटी अफेक्ट होती है. हम सॉर्ट ऑफ बेड रिडन या चेयर रिडन हो जाते हैं एंड उससे हमारी वॉकिंग,
रनिंग, प्लेइंग कैपेसिटी कम होती है एंड धीरे-धीरे हमें वेट बढ़ता है और उसके साथ डायबिटीज़ और दूसरी चीज़ें शुरू होती हैं। सो एक ये विशियस साइकिल है या हम लोग बोलते हैं चक्र है जिससे हमें ब्रेक थ्रू तभी मिलता है जब हम अपने पहले जॉइंट्स को सेटल करेंगे, तब हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और वो सब नीचे आना शुरू होगा क्योंकि हमारी एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। करेक्ट। तो एक तरीके से ये एक पैरालिसिस है जिसे हमें ठीक करना चाहिए। करेक्ट। और डॉक्टर जैसे आपने कहा कि हार्ट रिलेटेड चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हार्ट हेल्थ चेक करनी हो तो हमारे पास ईसीजी है, अगर हमें ब्रेन चेक करना हो तो हमारे पास एमआरआई है। तो उस तरह से क्या बोन हेल्थ चेक करने के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक टेस्ट्स या स्कैन्स होते हैं? यस, और उन्हें कब करना चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे बेसिक है एक्स-रे। एक्स-रे जब से आया है तो हमारे बोन के डायग्नोसिस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो बेसिक जैसे कुछ चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया तो एक्स-रे पे आराम से दिख जाता है। आर्थराइटिस जैसे जोड़ों का घिसावट हमें एक्स-रे पे बड़े आसानी से दिख जाता है। बोन की क्वालिटी हम जिसको कहते हैं बोन पोकल हो गई या ऑस्टियोपोरोसिस है, वो भी एक्स-रे पे दिख जाती है। बट जो फाइनर डिटेल्स हैं, जैसे हमारे पास जीपीएस है नेविगेशन के लिए, हम गूगल मैप्स पे जाके देखते हैं कि हमें कहाँ जाना है। एमआरआई एक अच्छी पिक्चर देता है जॉइंट के अंदर, उस एरिया के लिगामेंट्स, कार्टिलेज और उसके सराउंडिंग टिश्यूज़ की क्या हेल्थ है, बोन में स्वेलिंग है कि नहीं, वो हमें एमआरआई पे मालूम पड़ता है। ऑस्टियोपोरोसिस को डिटेक्ट करने के लिए देयर इज़ अ स्पेशल डिवाइस व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ डेक्सा स्कैन। वो एक स्पेशलाइज़्ड एक्स-रे मशीन है, जिससे हमें ऑस्टियोपोरोसिस का एग्ज़ैक्ट पैरामीटर मिलता है, जैसे हुँ। हमारा ऑस्टियोपोरोसिस का पैरामीटर क्या है। एंड बोन हेल्थ के लिए ओवरऑल सीटी स्कैन इज़ द बेस्ट। ओके। और लास्टली हम लोग को सिर्फ़ लगता है कि अल्ट्रासोनोग्राफ़ी या सोनोग्राफ़ी सिर्फ़ प्रेगनेंसी या एब्डोमिनल इश्यूज़ में काम आएगा या कि रीनल स्टोन में काम आएगा, वो इक्वली इफ़ेक्टिव है बोन्स के लिए। ओह! हमें उसमें के थ्रू देख के वी कैन गिव इंजेक्शंस, क्योंकि वो एक डायनामिक स्टडी है। कोई भी स्टडी जैसे एक्स-रे या एमआरआई स्टैटिक स्टडी है जिसमें हम लोग को पेशेंट को सिर्फ़ लिटा के रखना पड़ता है और हम करते हैं। जॉइंट्स को हम उसमें मूव नहीं कर सकते। सोनोग्राफ़ी एकमात्र स्टडी है जिसमें हम लोग जॉइंट्स को मूव करके एक्चुअल में लाइव एक्शन देख के हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। ओके। तो डॉक्टर एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मुझे आपको करना है कि मतलब बढ़ती उम्र के साथ जॉइंट पेन शुरू होना समझ सकते हैं, बट आजकल ऐसे हो गया है ना कि कम उम्र में ही लोगों को जॉइंट पेन होना शुरू हो गया है, तो क्या रीजंस है इसके लिए? इसमें बेसिकली क्या हुआ है, हम एक सेडेंटरी या आराम वाली लाइफ़स्टाइल की तरफ मूव कर रहे हैं धीरे-धीरे। पुराने ज़माने में लोग खेतों में काम करते थे, दिन करेक्ट। भर एक्टिव रहते थे, तो वो सुबह नाश्ता करके निकलते थे, उसके बाद सीधा दोपहर को खाना खाते थे और रात को घर आके खाना खा के सो जाते थे, इतने थके हुए होते थे वो। करेक्ट। आजकल हम सिर्फ सुबह उठते हैं, अपना नाश्ता पानी करके हम लोग जॉब पे जाते हैं, यूजुअली इट्स अ डेस्क जॉब। हम पूरा दिन पीछे बैठे हुए हैं, चेयर में बैठे हुए हैं, मंचिंग कर रहे हैं, पिज़्ज़ा मँगा रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, ऑफ़िस पार्टीज़ हो रही हैं। और हम घर पे जाके भी फ़ोन पे स्क्रॉल करके रात को 2 बजे सोते हैं और हम्म। सुबह जल्दी-जल्दी में उठ के भागते हैं। तो उसमें हमें रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है, हमारी एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और वो फिर धीरे-धीरे हमारे बोन हेल्थ में और जॉइंट हेल्थ में अफ़ेक्ट करता है। करेक्ट, करेक्ट। पर डॉक्टर जैसे आपने कहा कि एक्टिविटीज़ नहीं होना, जैसे शुरुआत में आपने कहा था कि एक्टिविटीज़ नहीं होना यही एक्चुअली एक अलार्मिंग चीज़ है कि जिसकी वजह से आपको जॉइंट्स पेन होते हैं या नी पेन होता है या शोल्डर पेन होता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जो करने से आपकी बोन हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है या जिससे आप एक एक कुछ एक बेंचमार्क रख सकते हैं कि जो करने से, जो फॉलो करने से आपकी बोन हेल्थ अच्छी रह सकती है, आपके नी, जॉइंट, शोल्डर्स अच्छे रह यस। सकते हैं। तो हमारी हड्डियाँ जो हैं वो एक मॉडिफाइड प्रोटीन स्ट्रक्चर है। तो बोन में डेफ़िशिएंसी जो होती है वो एसेंशियली एक प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन हम लोग बोलते हैं उसको। तो अगर हमारे इनटेक में प्रोटीन्स कम है और हुँ। कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं और हीमोग्लोबिन कम है, सबसे इम्पोर्टेंट कॉज़ एनीमिया। इंडिया में नॉर्मल इवन हेल्थियर फीमेल्स हैव लो हीमोग्लोबिन, मतलब उनको एनीमिया की शिकायत है। और तीसरा एक्टिविटी। सो ये बेसिकली अगर आप प्रोटीन और हीमोग्लोबिन ले रहे हो बट एक्टिविटी नहीं करोगे तो बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और आप एक्टिविटी कर रहे हो और अगर आपके न्यूट्रिशन में डेफिशिएंसी है तो भी बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो वो तीनों कंपोनेंट एक साथ हम जब मिला के करेंगे, तो एक्सरसाइजिंग पॉपुलेशन जो एक्सरसाइज भी करते हैं, हम मेरे पास पेशेंट्स वो भी आते हैं जो हम रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी हमारे घुटने दुख रहे हैं, हम मेरी बोन्स पेन कर रही हैं, बिकॉज़ दे आर डेफिशिएंट ऑन द अदर 2 एस्पेक्ट्स ओके। व्हिच इज़ एब्सेंट। तो हुँ। ये तीनों का संगम हम जब करेंगे, तब जाके हमारी बोन हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी।
करेक्ट। सो एक तरफ होता है आपका डाइट और दूसरी तरफ आपकी एक्टिविटीज़ भी उतनी यस। ही इम्पॉर्टेंट है और हम्म। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद ही आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। डॉक्टर, एक और सवाल मुझे आपसे करना है कि स्पेशली हम इंडियंस के बारे में, हमारे जो ट्रेडिशंस है, हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, हमारे घर की शादियाँ होती है, वो बहुत लंबे समय तक चलती है, जिसमें हम नाच गाना होता है, चाहिए वो खा लो या हम शायद हमारे उतना हम खुद की देखभाल नहीं कर पाते उस टाइम पे, बिकॉज़ मेंटली हम थोड़ा वो एन्जॉयमेंट वाले फ़ेज़ में होते हैं। यस। तो क्या आपको लगता है इन सारी चीज़ों का भी इफ़ेक्ट हमारी हड्डियों पे, हमारे जॉइंट्स पे होता है? हम्म। इसको मैं एक तरीके से देखूंगा कि ये एक बहुत छोटा ड्यूरेशन है जिसमें करेक्ट। एक हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल से एक बहुत ही हाईली एक्टिव लाइफस्टाइल पे जा रहे हैं। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि बोलते हैं डॉक्टर साहब बहुत दुख रहा है और अगले महीने बेटी की शादी है, कैसे काम चलेगा, आप मुझे कुछ पेन किलर्स दे दीजिए ताकि मैं ये सीजन निकाल लूँ। बट वैसा नहीं चलता है। इट इज़ लाइक ए टिप ऑफ एन आइसबर्ग। टाइटैनिक जब टकराया था आइसबर्ग पे, बहुत पहले अगर उन्हें कोर्स करेक्शन कर लिया होता तो शायद वो टक्कर नहीं होती। तो उसमें कैसा है कि अगर आप पहले से हेल्दी नहीं हो तो सडनली उस टाइम पे फंक्शन के दौरान अगर आपका पैर थोड़ा भी टेढ़ा हो गया, आप गिर जाओगे, आपको इंजरी होगी, एंड करेक्ट। देन वी ब्लेम दैट फंक्शन इंस्टेड ऑफ आवर लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग आवर हेल्थ टू दैट इंजरी। हुँ, तो हम लोग देखते हैं नवरात्रियों वगैरह में हमारे पास बहुत, उसके बाद हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि नवरात्रि में 9 दिन मैंने गरबा किया और मेरे घुटने दुखने शुरू हो गए। करेक्ट। बट एक्चुअली वो जो प्रीसीडिंग जो लाइफ़स्टाइल है, दैट इज़ कॉजिंग द ट्रबल, नॉट द फंक्शन इटसेल्फ। राइट, लाइक यू सेड कि एक्टिविटी नहीं होना एग्ज़ैक्ट। और दूसरी जगह पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी एक्टिविटी होना, होना, मतलब बीच में जिसकी कोई आपको या आदत ही ना हो। यस। और इसी को जोड़ के एक सवाल मैं करना चाहूँगी कि अक्सर देखा गया है कि कोई साइन्स या सिग्नल्स नहीं होते और अचानक से हमारा नी दर्द शुरू हो जाता है या शोल्डर दर्द शुरू हो जाता है। हुँ। तो ऐसे कोई साइन्स है, ऐसे कोई सिग्नल्स है कि जिससे हमें एक एक पता चल जाए कि बाबा कुछ कुछ कंसर्न है, नी से रिलेटेड या शोल्डर से रिलेटेड या जॉइंट से रिलेटेड। हुँ। सो आर देयर एनी सिग्नल्स टू इट? तो सबसे जो मैंने जो पर्सनली नोटिस किया है मेरे प्रैक्टिस में, पेशेंट्स को थकान होनी शुरू हो जाती है। वो बहुत जल्दी थकते हैं और उसके बाद धीरे-धीरे जॉइंट पेन शुरू होता है। वो बोलेंगे लास्ट 2 महीने से दर्द हो रहा था, 15 दिन सडनली बढ़ गया। बट आप वो नहीं देख रहे हो कि लास्ट 2 महीने से आपको दर्द हो रहा है और आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। हुँ, आपकी डेली एक्टिविटी, सुबह ब्रश करना भी डिफ़िकल्ट हो गया है, करेक्ट, बेड से उठना डिफ़िकल्ट हो गया है और करवट बदलना डिफ़िकल्ट हो गया है। सोते समय नींद में आप पेन से उठ जाते हो। वो सब खत्म होने के बाद हम जब एकदम एक्यूट कंडीशन में आ जाते हैं, तब वो हमारे पास आते हैं। तो करेक्ट, हमें वो चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये एक अलार्मिंग सिग्नल्स हैं या रेड फ्लैग्स हैं जो शुरू होते ही हमें, अगर कोई भी पेन आपका मोर देन 2 या 3 डेज़ से ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब वो एक सीरियस सिचुएशन की तरफ जा रहा है और करेक्ट। हमें उसे अवॉइड करना चाहिए या हमें तुरंत उसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए। करेक्ट। लाइक यू सेड दैट टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, एक तो एक्टिविटी नहीं करना और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करना। इसी को जोड़ के एक सवाल कि नाउअडेज पीपल आर मोर फोकसिंग ऑन द फिटनेस। सो फिटनेस के चक्कर में हम जिम जाते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा वर्कआउट्स हो जाते हैं, जुम्बा जाते हैं, पिलाटेस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डू यू थिंक दीज थिंग्स डायरेक्टली अफेक्ट योर बोन हेल्थ और योर नी एंड जॉइंट हेल्थ? डज इट रिलेट एनीवेयर? यस। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें न्यूट्रिशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और एक चीज़ हम डिस्कस करना भूल गए थे, स्लीप। सो हम जो ये वीडियोज़ देखते हैं, जिम में एक्सरसाइज करते-करते हार्ट अटैक आ गया। करेक्ट। दीज़ आर यूजुअली न्यू कमर्स। आज 1st जनवरी है, मैं आज जिम जाऊँगा और आई विल हिट द जिम एंड लूज़ माय वेट इन लाइक अ मंथ। ऐसा नहीं होता है। आपने वो वेट गेन किया लास्ट 15 सालों में और आप उसको 1 महीने में नहीं कम कर सकते हो। राइट। हमें ग्रेजुअली इम्प्रूविंग एक्सरसाइज करना चाहिए और उसके साथ हमें अपना न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना चाहिए। क्रैश डाइट्स नहीं करने चाहिए क्योंकि उससे हमारा न्यूट्रिशन लॉस भी होता है और सबसे जो निग्लेक्टेड एस्पेक्ट है वो है स्लीप। हम सोते नहीं हैं। लोग रात को 12-1 बजे सोएंगे, फिर सुबह उठ के 5 बजे जिम चले जाएँगे, साइक्लिंग करेंगे, मैराथन दौड़ेंगे, ऑफ़िस जाएँगे, सोने का टाइम ही नहीं है किसी के पास। तो राइट। अगर आप सोएंगे नहीं, बॉडी रिकवर नहीं होगी। स्लीप मोड इज़ आवर बैटरी चार्जिंग मोड। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिकवर करती है। करेक्ट। अगर आप बॉडी बिल्डर भी हो जो हेवी वेट लिफ्टिंग करता है, मसल्स जिम में नहीं बनते, मसल्स आर मेड व्हेन यू स्लीप। तो आप किसी भी जेन्युइन बॉडी बिल्डर या अच्छे एथलीट से पूछेंगे, रॉजर फेडरर यूज्ड टू स्लीप 12 आवर्स एवरी डे। ओह! 24 में से 12 घंटे वो सोते थे। तब उनकी रिकवरी होती थी एंड ही इज़ अ थिन लीन गाय बट ही हैज़ बीन अ चैंपियन इन टेनिस so एब्सोल्युटली। many years. या, राइट। That is a classical example.
राइट, So we should sleep more, work effectively, and exercise a bit, करेक्ट। and have good food. सो अब तक के डिस्कशन से मुझे इतना पता चला है कि आपका डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए। Yes. आपको राइट एक्टिविटीज़ करेक्ट तरीके से करनी चाहिए Yes. और आप ओवर एक्सर्शन नहीं कर सकते, जो Yes. काफ़ी बार जैसे आपने कहा कि जिम में जाके हमको एक अलग मोटिवेशन मिल जाता है कि चलो लेट्स हिट द जिम एंड देन इट हिट्स यू बैक। Yes. So there are a lot of things and of course what you said now is sleep. Sleep is one of the very important factor. So doctor, another very important question, जैसे हम अभी जिम के बारे में बात कर रहे थे वैसे स्पोर्ट्स में भी मतलब there are a lot of athletes getting injuries and this has become very common now. So इसको जोड़ के ये सवाल है कि व्हाट आर द कॉमन इंजरीज दैट एथलीट्स गेट और ऑल्सो कई बार ऐसे भी होता है कि इंजरी की वजह से एथलीट का शायद करियर ही खत्म हो जाए, तो इस पर आपका क्या कहना? सो एथलीट्स एक डिफरेंट क्लास ऑफ पॉपुलेशन है जो बचपन से उसी चीज़ के लिए ट्रेनिंग आते हैं लेते हुए आ रहे हैं। हम्म। उसके बाद भी वो इंजर होते हैं और वो कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं उस पे भी इंजरी डिफाइन होती है। जैसे रनर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, उनमें नी ज़्यादा इंजर होगा। हम्म। जो थ्रोअर्स हैं, लाइक आवर वेरी ओन ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, उनमें शोल्डर और एल्बो ज़्यादा इंजर होगा। एंड नीज में भी एक एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जिसे हम हिंदी में स्नायु या नस हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, वो सबसे कॉमन इंजरी है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की जो इंजरी है वो काफ़ी कॉमन है। और अच्छा। एथलीट नहीं, मैं तो बोलूँगा जनरल पॉपुलेशन जो हमारा है, मेरे पास 90% जो एसीएल टेयर के पेशेंट्स आते हैं वो बाइकर्स होते हैं। ओह। बाइक से गिर गए, घुटना ट्विस्ट हो गया और एसीएल टूट गया। सबसे कॉमन हिस्ट्री इंडिया में, मेरे ख्याल से आई थिंक इंडिया में एक्सीडेंट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं करेक्ट। एंड मोस्ट ऑफ देम लीडिंग टू डेथ और इंजरीज आर हैपनिंग। सो दैट इज़ अ वेरी कॉमन कॉज। तो आप चलते-चलते भी अगर खड्डे में ट्रिप हो गए और आपका घुटना घूमेगा या ट्विस्ट होगा, मैं पेशेंट को एक ही सवाल पूछता हूँ कि आप गिरे थे तो घुटना ट्विस्ट हुआ था, नहीं हुआ था? ट्विस्ट हुआ मतलब एसीएल गया। सो इट इज़ दैट कॉमन। सो एसीएल इज़ द मोस्ट कॉमन इंजर्ड लिगामेंट इन द नी। बट देन ये जो एसीएल टेयर होता है, इज इट कैन बी ट्रीटेड? क्या वो ठीक हो सकता है या वो लॉन्ग टर्म में कहीं पे इफेक्ट होता ही है? सो कोई भी लिगामेंट इंजरी 2 टाइप की होती है। एक होता है पार्शियल इंजरी, जिसे हम कहते हैं थोड़ा-सा कटा हुआ है, या एक कंप्लीट टेयर, रप्चर। सो देयर आर सर्टेन लिगामेंट्स जो हील होते हैं, देयर आर सर्टेन लिगामेंट्स व्हिच डू नॉट हील एट ऑल। एसीएल इज़ वन ऑफ द बैड लिगामेंट्स वी वुड से व्हिच नेवर हील। सो अगर पार्शियल इंजरी है तो दैट विल गेट बेटर। स्प्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं या मोच जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, वो 6 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। बट अगर कंप्लीट टेयर है, तो वो कभी ठीक नहीं होगा। ओह! सो मैंने अभी आपसे जो सवाल किया था कि एसीएल टेयर की वजह से जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन से रिलेटेड ये सवाल है, क्या उनका करियर खत्म हो सकता है इस चीज़ की वजह से? हाँ भी और नहीं भी। अब अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन देखेंगे तो इट्स लाइक अगर कोई बड़ा इंजरी होता है, इट्स लाइक यू आर टर्मिनेटेड फ्रॉम ए जॉब फॉर एवर, बिकॉज फॉर हिम और हर द स्पोर्ट्स इज द ओनली थिंग विच हैव लर्न सिंस चाइल्डहुड। और अगर इसमें अगर इंजरी हो गई, मतलब करियर तो खत्म हो गया। मतलब आपको एक जॉब से निकाल दिया और आपको दूसरा कोई कंपनी रखेगा भी नहीं जॉब में, करेक्ट, तो आपका करियर वहीं खत्म हो गया। बट वी हैव सम गुड एग्जाम्पल्स। ऋषभ पंत, ही हैड अ लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी एक्सीडेंट, करेक्ट, उसके बाद भी ही इज प्लेइंग एट द हाईएस्ट लेवल फॉर इंडिया। MSD, our very own Thala, who played one entire season of an IPL with an injury and got operated after the season and came back and again played for the team. करेक्ट, Our Olympic champion Harmanpreet Singh, who led the Indian team hockey team, he also had a knee injury. But it is how you get up from it and you continue your career. करेक्ट। So it is completely on the athlete how willing they are how willing they are to go towards the recovery हुँ, and do the hard work in the retraining and get back to the playing level. करेक्ट, But sometimes it could be career ending also. So that has to be looked into. करेक्ट। बट जैसे आपने कहा डॉक्टर कि देयर आर सर्जरीज़ एंड देयर आर ट्रीटमेंट्स। आई एम समवन हू इज़ ऑलवेज़ स्कैर्ड ऑफ सर्जरीज़ एंड आई थिंक yeah, there would be a lot of people who are actually scared of I mean surgeries. तो इसके लिए ऑप्शन क्या है? बेसिकली एसीएल के साथ हमारे पास नी में और भी बहुत सारे लिगामेंट होते हैं। नी और शोल्डर दोनों फ्लैट जॉइंट्स हैं। हुँ, तो इनको अपनी जगह पे रोकने के लिए बहुत सारे लिगामेंट्स और टिश्यूज होते हैं। तो अगर सिर्फ एसीएल फटा है, तो उसमें 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, कोपर्स और नॉन कोपर्स। जो लोग अपनी बाकी एसीएल तो हील नहीं होने वाला, बट जो बाकी के मसल्स हैं, स्पेशली हैमस्ट्रिंग्स, अगर वो हम लोग अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लें, तो वो घुटने को डिस्टेबलाइज़ होने से रोक सकते हैं।
देन यू गेट अवे विथ सर्जरी। बट वो हमें 3 महीने के रिहैबिलिटेशन के बाद ही मालूम पड़ता है। करेक्ट। बट अगर सिर्फ एसीएल फटा हुआ है और उसके साथ में कुछ और टिश्यू डैमेज हुआ है, मेनिस्कस और सम अदर लिगामेंट, देन मोस्ट लाइकली यू विल एंड अप विथ सर्जरी, अदरवाइज यू विल बी डैमेजिंग योर जॉइंट्स इफ नॉट डन। ओके। और सर्जरी की हम लोग बात कर रहे हैं, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि एथलीट्स क्या कुछ गलत कर रहे हैं कि जिस वजह से ये जो आई मीन ये सिचुएशन अराइज होती है एसीएल टेयर की? सो ट्रेनिंग का जो पार्ट आता है वो सिर्फ रनिंग काइंड ऑफ जो स्पोर्ट्स हैं उसमें आता है, जिसमें अगर हमारा कोर स्ट्रांग नहीं है, हमारे मसल स्पेशली हैमस्ट्रिंग स्ट्रांग नहीं है, तो आपको इंजरी होगी। क्योंकि ये सडन डिसेलरेशन इंजरी होती है, मतलब सडनली आप 100 पे बाइक चला रहे हो, सिग्नल आया, आपने ब्रेक मारा, बाइक उल्टी हो जाएगी। हाँ। सेम थिंग होता है, हमारा लिगामेंट टूटेगा जब हम सडनली ब्रेक मारेंगे। उसके लिए आपके नी के पीछे के मसल्स जो हैमस्ट्रिंग होते हैं और ग्लूट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए आपकी बॉडी को मोमेंटम से रोकने के लिए। दूसरी कैटेगरी है कबड्डी, खो-खो या कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, वेस्टर्न पॉपुलेशन में रग्बी। उसमें आप देखते हैं कबड्डी में रेडर को लोग घुटने से पकड़ के खींचते हैं, करेक्ट। तो उसको तो आप रोक नहीं सकते, रेसलिंग में आप रोक नहीं सकते, तो वो तो टूटना, अगर जिसका बायोलॉजी थोड़ा-सा वीक है, जेनेटिकली वीक है, they are going to rupture the ligament and unfortunately we cannot do anything for it. हम्म। Vinesh Phogat was a classical example why one of her Olympic bouts it happened. It was her first Olympic bouts this kind of injury happened and she landed up with a knee injury. So that is not preventable. डन। सो डॉक्टर, मेन और वुमेन में हु इज मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम एसीएल इंजरी? मतलब इज देयर एनी बायोलॉजिकल फ्लॉ दैट इज रिस्पॉन्सिबल? So if you see the athletic population, athletes में 2 to 8 times women are more likely to get that injury because थोड़ा सा anatomy different होता है। anatomy मतलब हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ अ वाइडर पेल्विस, नीज नीचे जाके फिर बाहर आते हैं, तो वाल्गस नहीं होते हैं थोड़े से, उसमें फिर थोड़ा टॉपल और गिरने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। बट इफ़ यू सी जनरल पॉपुलेशन, 90% ऑफ बाइकर्स आर मेन, वो ज़्यादा गिरते हैं, वो ज़्यादा इंजरी प्रोन होंगे, और ओवरऑल पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो मेन में ज़्यादा कॉमन है, वुमेन में कम है। बट इफ़ यू स्टिक टू एथलेटिक पॉपुलेशन, women are slightly more susceptible because of hormonal changes and all those other issues. करेक्ट। एंड ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि एसीएल रिकवरी के दौरान हम फिजिकल ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं, पर हम कभी मेंटल ट्रीटमेंट्स की ज़्यादा बात नहीं करते या मेंटल वेलनेस की बात नहीं करते। डू यू रियली थिंक कि मेंटल वेलनेस हेल्प्स इन द रिकवरी, और इसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया गया है कि कुछ डॉक्टर्स इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, ऐसा कुछ है? इससे एक्चुअली हम देखते हैं तो 100% हमें मेंटल हेल्थ पे भी काम करना चाहिए। लिगामेंट हमने रिपेयर कर दिया, रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया। हम एथलीट को बोलते हैं यू आर नाउ फिट इनफ टू गो एंड प्ले, बट उनके दिमाग में हमेशा ये डर रहता है कि मैं ऑफिस गिर गया तो क्या होगा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये उनकी जीवनी है, ये उनका ऑक्यूपेशन है। सो दे आर ऑलवेज वरीड कि विल आई बी एबल टू प्ले एट द सेम लेवल बिफोर। सो येस, द मोमेंट दे गेट इंजर्ड, coming to me also is important, but going to a certified psychologist or psychiatrist is also important to get that mental aspect improved. We see nowadays there are a mental conditioning coach. Paddy Upton is one of the best rated mental conditioning coach going around playing different sports and helping our Indian athletes to do better at the mental state. Why the Western athletes or Western teams were doing better? Because they had caught up this mental health way back earlier and they were focusing on that. We were just catching up with the physical thing, but we were never able to perform at the highest level. We used to always lose finals. We used to always lose our Olympic bouts at the final level. That is where the difference comes. It is their mental strength which helps them to go through those fights. So it is very important. Correct. Doctor, you have been treating ACL injuries for so many years, but in your own career till now, have you been able to witness any challenging ACL injury, ACL case till now? Yeah. So it is basically ACL is not that challenging. उसके साथ में जैसे मैंने आपको बताया था, एक कोई एड ऑन इंजरी अगर है, तो हमारा मिनिस्कस या गादी जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर वो फटता है तो यू हैव टू गेट ऑपरेटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। Okay. ये नॉर्मल नॉर्म है। अगर आप वेस्टर्न पॉपुलेशन में जाओगे तो उनको इंजरी हुआ, नी में स्वेलिंग आया और डॉक्टर के पास जाएंगे, 6 हफ्ते में दे विल गेट ऑपरेटेड। हमारे यहाँ क्या होता है, अरे घुटने में चोट है ना, देखेंगे। तो मेरे पास एक यंग बॉय 21-22 साल का लड़का आया, 2 साल से उसको इंजरी था। एंड व्हेन आई सॉ द स्कैन्स, आई वाज शॉक्ड दैट द मेनिस्कस जो घुटने के अंदर की तरफ होता है वो फट के
लॉक होके घुटने में लॉक था, 2 साल से लॉक पड़ा हुआ था ओह माय और उसी पे वो चल रहा था। इट केप्ट ऑन क्रशिंग द नी एंड ही हैड सीवियर पेन व्हेन ही केम टू मी एंड आई एक्सप्लेन्ड हिम, बॉस, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट इंजरी टू ट्रीट, आई एम नॉट श्योर विल यू बी एबल टू वॉक प्रॉपर्ली अगेन और नॉट। ही स्टार्टेड क्राइंग इन द ओपीडी इटसेल्फ। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू काउंसल हिम दैट सर्जरी तो करना ही पड़ेगा, हम बेस्ट के लिए होप कर सकते हैं। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सर्जरीज फॉर मी टू गेट इट बैक टू द प्लेस वेयर इट बिलोंग्स एंड फॉर्चुनेटली 2.5 years down the line he is running, he is sitting cross legged and he is doing well, so I am happy. Wow, I mean, this was the most challenging one for you. Yes, it was one of the most challenging surgeries I have done up till now in the last 10-15 years. डॉक्टर, आप जिस फ़ील्ड में काम करते हैं, अभी बहुत सारी एडवांस चीज़ें आने लगी है, जैसे कि एक गाड़ी में 360 कैमरा आ गया है, तो हमें सब मतलब दिख जाता है और इट मेक्स लाइफ ईज़ियर। तो वैसे ही क्या आपके भी फ़ील्ड में आपकी लाइफ ईज़ियर करने के लिए कुछ एडवांसमेंट्स आ चुके हैं, जिससे आपको हेल्प हो रही है? Yes, there are two advancements. One is equipment wise, जैसे हम ये माइक यूज़ कर रहे हैं, कैमरा यूज़ कर रहे हैं, वैसे हमारे पास भी कैमरास होते हैं, हुँ, 4K 8K कैमरास, उससे हमें अच्छा दिखता है। दूसरा, हम क्या बेहतर कर सकते हैं उस लिगामेंट को जो हम डाल रहे हैं, लिगामेंट हम लोग जो डाल रहे हैं, इट इज़ आवर हार्वेस्टेड ग्राफ्ट, लाइक हमारे बॉडी के ही दूसरे पार्ट्स जो हम लोग कम यूज़ करते हैं, उससे हम एक नया लिगामेंट बना के जॉइंट में डाल लेते हैं। एसीएल हम लोग वापस रिपेयर नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इट इज़ कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। सो हमें उसे नया बनाना पड़ता है। तो उसके साथ सपोर्टिंग के लिए देयर आर टू थिंग्स व्हिच हैव कम इनटू पिक्चर। वन इज कॉल्ड एज़ इंटरनल ब्रेस और आईबी, व्हिच इज लाइक क्वाइट हॉट टॉपिक राइट नाउ इन एसीएल सर्जरी, और दूसरा है क्वाड एसीएल। सो आईबी इज लाइक अ सीट बेल्ट, कार सीट बेल्ट। जैसे हम लोग गाड़ी में सडनली ब्रेक मारेंगे और हम आगे जाएंगे तो सीट बेल्ट हमें रोकता है। करेक्ट। आईबी डज द एग्जैक्टली सेम फंक्शन इन अ नी जॉइंट, ओह! वेयर जब हमने ग्राफ डाला हुआ है उसे मैच्योर होने के लिए, हील होने के लिए 3 महीने लगते हैं। अगर इस 3 महीने के दौरान दोबारा इंजरी हो गई या हम गिर गए, हुँ, तो हो सकता है वो नया डाला हुआ एसीएल दोबारा टूट जाए। करेक्ट। वो ना हो उसके लिए आईबी है। बट उसके साथ दूसरे इश्यूज़ भी हैं, जैसे कि हम अपने जॉइंट के अंदर एक आर्टिफिशियल मटेरियल, आईबी इज़ नथिंग बट अ फाइबर टेप व्हिच इज़ एन आर्टिफिशियल टेप व्हिच वी पुट इनसाइड द जॉइंट इन फ्रंट ऑफ द एसीएल। हुँ, तो पर्सनली मुझे मेरे जॉइंट के अंदर कुछ आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। So that is where the second part comes in, which is called a quad ACL. Quad is nothing but a quadriceps muscle, जो हमारा नी का थाई का आगे का मसल है। इट्स अ लॉन्ग मसल, इट इज अ थिक टेंडन, जहाँ पर वो नी कैप या वाटी पे इंसर्ट होता है। उस स्ट्रिप को हम लोग निकाल के एज अ ग्राफ्ट यूज करते हैं, विच इज 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द नॉर्मल हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट विच यू यूज ओह! फॉर अ रेगुलर ACL रिकंस्ट्रक्शन। So it is a stronger graft, natural graft, so it is better performing than an regular hamstring grafts. And we avoid all the trouble with an IB, because IB अगर हम ज़्यादा टाइट कर देंगे during the surgery, then आपका ग्राफ्ट रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड आई हैव ऑपरेटेड पेशेंट्स जिनमें IB किया गया था, promising them कि आपका नी एकदम अच्छा हो जाएगा, एंड दे हैव कम बैक टू मी फॉर अ रीसर्जरी बिकॉज उनका ग्राफ्ट पूरा खत्म हो गया एंड दे आर हैविंग ट्रबल with the artificial kind of a thing. सो इसमें एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है एंड दैट हैज़ टू बी मेंटेन। सो फॉर मी इट इज़ अ क्वाड ACL व्हिच इज़ परफॉर्मिंग बेटर सिंस द लास्ट 3-4 years, and I'm being doing that only. Correct. Doctor, so many advancements and so many technical things we are talking about. I mean, how the medical field is, going higher and higher. But I want to little know about yourself also. Like, you are one of the topmost orthopedic surgeons. So, how does your day look like? Because of course, I know that you must be having a busy day. So, how do you take care of your bone health? So as I said earlier, starts around 6:30 a.m. in the morning. We have the list, OT list, one day 2 days prior or sometimes a week prior कि इस दिन 4 सर्जरीज हैं, 3 सर्जरीज हैं, 5 सर्जरीज हैं। तो अकॉर्डिंगली वी स्लॉट दैट, and once I leave home, I just have a black coffee and go outside, and usually I avoid breakfast and directly go to lunch after the surgery. But during the surgery or before the surgery, entire team meets up, review कि क्या है, क्या इंजरी है, we go through the scans again कि हमें किस ये करना है, most important साइड कौन सा है, we cannot have a wrong side surgery. Correct. It's like wrong side driving, you get accident. So once we are in the OT, once we have washed up, washing up is हमें अपने हाथ अच्छी तरह धोने हैं, बिकॉज मेरे बैक्टीरिया पेशेंट में ना ट्रांसफ़र हो जाए। स्टेरिलिटी मेंटेन करना है, पूरी टीम को स्टेरिलिटी मेंटेन करना है। हमारे पास टेक्निकल स्क्रब्स होते हैं, टेक्निकल पर्सन होता है, वॉश्ड अप सिस्टर्स होती हैं, एंड इम्प्लांट पर्सन्स होते हैं जो
ये करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे एनेस्थेटिस्ट होते हैं जो पेशेंट्स को एनेस्थीसिया देते हैं। करेक्ट। तो एंटायर टीम हैज़ टू बी ऑन द सेम पेज एंड वंस द सर्जरी स्टार्ट्स nothing can go wrong. It is like a World Cup final or something bigger than that, because for राइट। that patient that surgery is the life changing surgery. Every time I have to be perfect. अब अगर मैं आपको बोलूँगा आप बिना नीचे देखे हुए आप मुझे अपना नाम एक स्ट्रेट लाइन में लिख के दिखाइए, वो भी बिल्कुल अच्छी हैंडराइटिंग में, विल यू बी एबल टू डू दैट? नो। सो बेसिकली डूइंग एन आर्थ्रोस्कोपी, और हम लोग जो दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं एसीएल के लिए, इट्स लाइक दैट ओनली। आई एम लुकिंग समवेयर एल्स, आई एम ऑपरेटिंग समवेयर एल्स। इट्स लाइक hand eye coordination, what Sehwag used to do without footwork. He used to like bang those 4s and 6s on the off side or the leg side. करेक्ट। Same we have to do with each and every cricket ball. I would say हर बॉल पे हमें छक्का मारना ही मारना है, क्योंकि ACL जो है उसका फुटप्रिंट 14 mm का होता है। उस 14 mm के अंदर हमें उस 14 mm इज लाइक 1.4 सेंटीमीटर्स, उसके अंदर ग्राफ्ट प्लेसमेंट शुड बी परफेक्ट ओह! ईच एंड एवरी टाइम, अदरवाइज दैट लिगामेंट विल नॉट फंक्शन। बट एंड फॉर दैट आई हैव टू बी एम्बिडेक्स्ट्रस, मतलब मुझे दोनों हाथों से काम करते आना चाहिए। करेक्ट, बट दिस इज़ वेरी चैलेंजिंग, सो हाउ डू यू मैनेज दिस? सो फॉर्चुनेटली इन अ वे आई वाज बोर्न एम्बिडेक्स्ट्रस, बिकॉज़ मैं बचपन से मैं जो सारे स्पोर्ट्स खेलता हूँ मैं लेफ्टी हूँ, बट आई राइट विद माय राइट हैंड। ओह! सो बट व्हेन आई स्टार्टेड माय ट्रेनिंग फॉर शोल्डर नी सर्जरी, तो मैंने रियलाइज़ किया कि माय लेफ्ट हैंड वाज नॉट वर्किंग दैट वेल कोहेरेंटली। तो मैंने आई स्टार्टेड ब्रशिंग विद माय लेफ्ट हैंड, आई स्टार्टेड ईटिंग विद माय लेफ्ट हैंड। सो अभी तो ऐसा हो गया कि समटाइम्स आई वर्क बेटर विद माय लेफ्ट हैंड। I might eat might with my left hand and I might notice that I'm not using my right hand. So that way we become ambidextrous. It needs a lot of practice. Like an athlete, we have to practice it every day. The steps have to be similar. The steps have to be boring. So हमारे में एक कहावत है, अगर सर्जरी में बोर हो रहा है मतलब the surgery is doing well. If something exciting comes, that means you are in trouble. ओह! So after the surgery is done, then we go back to our OPD, finish off the OPD, paperwork, सर्जरी में तो कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ. Nowadays we have to be very precise our paperwork, and I personally like to be precise because मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा डिस्चार्ज कार्ड कहीं और जाए तो सामने वाले सर्जन को या किसी को ये पता नहीं कि सर्जरी में क्या किया. करेक्ट। Many times I come to see that पेशेंट्स आए हैं, डिस्चार्ज कार्ड में कुछ मेंशन ही नहीं है क्या सर्जरी किया है, क्या इम्प्लांट यूज़ हुआ है, बिकॉज़ अगर सपोज़ फॉर एग्जांपल पेशेंट को कुछ आगे एक एमआरआई भी कराना है, वी नीड टू नो व्हाट क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट्स हैव बीन यूज्ड, करेक्ट। सो दैट हैज़ टू बी मेंशन्ड ऑन द पेपर। एंड देन लास्ट में हमारा नेक्स्ट डे का प्रिपरेशन शुरू हो जाता है, अगेन द सेम थिंग स्टार्ट्स अगेन। सो इट्स नॉट ईज़ी। नॉट एन ईज़ी, नॉट एन ईज़ी जॉब एट ऑल। यस। सो डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि डिस्चार्ज कार्ड पर पेशेंट के सारे डिटेल्स होना बहुत ज़रूरी है, पर उसी तरह से क्या आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी है और दोबारा से उनकी सर्जरी करनी पड़ रही है, या मल्टीपल टाइम सर्जरी करनी पड़ रही है? ऐसे कोई पेशेंट्स आते हैं आपके पास? यस, बहुत आते हैं। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया एसीएल का जो इंसर्शन और ओरिजिन है वो एक 14 mm 15 mm स्पेस में लिमिटेड है। अगर ड्यूरिंग द प्लेसमेंट अगर मैं उस ओरिजिनल फुटप्रिंट से थोड़ा भी दूर जाऊँगा तो वो एसीएल फेल हो जाएगा। तो बहुत सारे पेशेंट मेरे पास जो रीडू सर्जरी वाले आते हैं, जो कहीं और से करवा के आए हुए हैं, उनमें वो ग्राफ्ट एक नॉन एनाटॉमिक मतलब एक अलग पोजीशन पे रखा हुआ है और उसकी वजह से वो फेल हो चुका है। तो हमें उसको दोबारा से करना पड़ता है। प्लस जो आईबी हमने पहले बात की थी आईबी के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया मैंने 2-3 ऐसे भी स्कोपीज़ किए हैं जिसमें ग्राफ्ट रीअब्ज़ॉर्ब हो चुका है और सिर्फ़ इंटरनल ब्रेस है। हमारी बॉडी एक स्पेशलाइज्ड एआई मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम आज की बात करते हैं, एआई मशीन है जिसमें हमारे बॉडी पार्ट कोई भी जो अनयूज्ड है या नॉन यूज्ड है, बॉडी उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। बॉडी 1 किलोग्राम या 1 ग्राम का भी एक्स्ट्रा वेट नहीं कैरी करना चाहती। तो जो भी चीज़ नहीं यूज़ हो रही है, बॉडी उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। तो अगर उस ग्राफ्ट पे वी कॉल इट एज़ स्ट्रेस शील्डिंग, अगर वो ग्राफ्ट पे लोड नहीं है, बॉडी उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। तो अगर आईबी पूरा लोड ले रहा है, तो ग्राफ्ट एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। सिमिलरली कोई बीमार है, अगर वो 1 महीने तक लेटा हुआ है, तो हमारे स्पाइन की बोन्स जो है वो वीक हो जाती है। क्यों होती है? हमें ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है? डिसयूज़ ऑस्टियोपोरोसिस हम लोग बोलते हैं। बोन्स और लिगामेंट्स और मसल्स आर मेंट टू बी एक्टिव हुँ। या दे आर मेंट टू बी वर्किंग। द मोमेंट दे स्टॉप वर्किंग, दे आर एब्ज़ॉर्ब्ड बाय द बॉडी। ओह! सो डॉक्टर, अभी मतलब ये सारी चीज़ें जो मैं एज़ अ लेमैन सुन रही हूँ, अभी मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता चल गई है, एंड आई एम मोर क्यूरियस टू आस्क यू मोर क्वेश्चंस, एंड आई वांट टू एक्चुअली डू अ रैपिड फायर विद यू, बट राइट नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू. Rapid fire we'll do later. So one more question I wanted to ask you regarding a very viral video of Rohit Sharma. हाँ, ये फील्ड पे रोहित शर्मा रीलोकेटिंग हिज शोल्डर्स दिखे थे और उसके बाद में ही प्लेड एज इफ नथिंग हैपेंड. सो व्हाट इज दैट एंड व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दैट? So that is something which happens in a patient with a recurrent dislocation of shoulder. Fortunately, it is left shoulder. So
because he needs to throw with his right hand, bat with his dominant side, which is he's a right-handed batsman. He can get away with that. So what he's doing is his shoulder dislocated and he has just relocated it. So when this recurrent thing happens, shoulder बहुत ज़्यादा लूज होता जाता है every time, and then it is easier to relocate. But if you compare to our 90s bowler Javagal Srinath, he had an injury to his bowling arm. Then you cannot go away with the same thing, and you have to get operated for that. And first dislocation is always so painful that you will have to visit a doctor and get it reduced. But every subsequent dislocation is slightly easier to handle. And another example I can think of is Chris Lynn, the Australian player. He played an entire IPL season with a shoulder brace on his arm to Oh, keep it away from. So if it's a dominant arm, you cannot play your sport without getting surgery for it. But a non-dominant one can be taken care of, because shoulder dislocation has less than 10% chance of healing on its own. Unlike ACL, where we can go oh, with a copper and non-copper, here it doesn't work like that. ओह! सो डॉक्टर हम लोग शोल्डर इंजरीज़ की बात कर रहे हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी कोई एक्टिविटीज़ है क्या? या ऐसे कोई स्पोर्ट्स है, जिसकी वजह से बहुत आसानी से शोल्डर इंजरी हो जाए? Or somebody, while getting off the train, somebody catches you with an arm and pulls it backwards, your shoulder will dislocate. So you have to be very careful while doing this kind of maneuver. We see a lot of young boys hanging from the train and doing all those stunts. So जो dependent arm है, अगर उस पे कुछ jerk लग गया तो shoulder dislocate हो सकता है. In an athlete, again, kabaddi or any violent sport where somebody, or wrestling for that matter, where somebody yanks your shoulder या किसी ने पकड़ के खींच लिया तो shoulder dislocate हो जाएगा. Because again, shoulder is a very flat joint. उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ने कैप्सूल दिया है. जब ये कैप्सूल अपने लिमिट के बियॉन्ड चला जाता है, एंड शोल्डर इज नॉट लाइक नी और हिप जिसमें हमें एक ही रेंज में काम करना है, हमें तो पूरा मूवमेंट करेक्ट। चाहिए, हाथ पैर पूरा, हाथ पूरा पीछे जाना चाहिए, पूरा ऊपर जाना चाहिए. तो वो बहुत एक मोबाइल जॉइंट है जिसको भगवान ने इस तरह से कंस्ट्रेंट किया है कि वो मोबिलिटी है बट एक सर्टेन लिमिट में. द मोमेंट वी क्रॉस दैट लिमिट इट गेट्स रप्चर्ड. करेक्ट। और ये शोल्डर डिसलोकेशन का जो प्रॉब्लम है डॉक्टर, ये कितना सीरियस हो सकता है? और इस पे क्या ट्रीटमेंट्स है, या ये लॉन्ग लाइफ या लॉन्ग टर्म के लिए ये हमें वो दर्द रह सकता है? सो इसमें 2-3 तरीके के इश्यूज होते हैं. यंगर पॉपुलेशन में अलग इशू होते हैं, ओल्डर पॉपुलेशन में अलग इशू होते हैं. जो अगर शोल्डर एक बार डिस्लोकेट हो गया, जैसे मैंने पहले कहा था, देयर इज लेस देन 10% चांस, अगर वो पर्सन का एज 20 से 30 के बीच में है, 90% चांस है कि दोबारा डिस्लोकेट होगा. और ओह! आप नींद में सो रहे हो, हाथ ऊपर लोगे तो वो दोबारा से डिस्लोकेट हो जाएगा. बट अगर वो थोड़ा ओल्डर एज ग्रुप है तो इट माइट हील ऑन इट्स ओन. बट इफ इट्स अ यंगर पर्सन, इमेजिन अगर मैं आपको बोल दूं आप जिंदगी भर अपना हाथ नीचे रख के ही काम करिए, तो क्या आप कर पाओगे? वी हुँ, कैन नॉट डू दैट. सो देन इट नीड्स सर्जरी एंड फिक्सेशन ऑफ दैट एंटायर लेब्रम कैप्सूल एरिया. जो हमारा टिश्यूज हैं जो फटा हुआ है, उसे हमें दोबारा सील करना पड़ता है. इट इज़ नॉट एन इमरजेंसी. वंस द डिस्लोकेशन हैज़ बीन रिड्यूस्ड, देन यू कैन गो अबाउट योर वर्क. बट आगे पीछे आपको वो काम कराना पड़ेगा, या ऑपरेट कराना पड़ेगा. अदरवाइज हर बार जब आपका शोल्डर डिस्लोकेट होगा, आपकी बोन उतनी डैमेज होगी और आगे पीछे आके आपका शोल्डर डैमेज होने वाला ही है. करेक्ट। पर क्या फिर डिसलोकेशन की जो ट्रीटमेंट होगी, उसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, इस पे भी कोई इम्पैक्ट होता होगा? वो डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी उसका सर्जरी या उसका निदान कराते हो. अगर हम सर्जरी टाइम से करते हैं तो हम उसे दूरबीन द्वारा कर सकते हैं या आर्थ्रोस्कोपी से. हमें जस्ट वापस रिपेयर करना है. तो शोल्डर इज नॉट लाइक नी जिसमें हमें नया टिश्यू डालना है. शोल्डर में हम उसी टिश्यू को दोबारा से रिपेयर कर देते हैं, उसी को दोबारा सिल लेते हैं. एक तरीके से हम दर्जी हुँ, की तरह उसे रफू कर देते हैं. और अगर वो बोन लॉस, जैसे मैंने बताया, हर बार शोल्डर डिस्लोकेट के बोन लॉस ज़्यादा होगा तो हमें दूसरी बोन वहाँ लगानी पड़ेगी, ओह! ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी. तो इस पे मेरा अपना एक टेक है कि ऑर्थोपेडिशियंस को हमारे मेडिकल फील्ड में कारपेंटर बोला जाता है. हम हुँ, लोग ड्रिल, हैमर और करेक्ट। हथौड़ी से काम करते हैं. बट वी आर्थ्रोस्कोपी सर्जन्स, वी आर अ कंप्लीटली डिफरेंट लीग. हमें एक 5 एमएम की जॉइंट स्पेस में दूरबीन से ऑपरेट करना पड़ता है. तो वी डू अ लॉट ऑफ माइक्रो सर्जिकल वर्क. मैं अगर अपना हाथ यहाँ पर 10 डिग्री से मूव करूँगा, अंदर जॉइंट में वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाएगा, जस्ट लाइक वर्किंग अंडर अ माइक्रोस्कोप. तो वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विथ आवर वर्क, एंड आवर हैंड मूवमेंट्स आर वेरी लेस रिस्ट्रिक्टेड एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल ऑर्थोपेडिक सर्जन. सो बेसिकली दिस इज़ अ काइंड ऑफ टैलेंट एक्चुअली, आई मीन स्किल्स है ये सारी यस, चीज़ें, और ये सिर्फ़ पढ़ाई से या सीखने से आप नहीं समझ सकते, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए और स्किल होना yes. ज़रूरी है। So that is what we have been trained for. I went for my training to Italy, where it was an elite shoulder and elbow institute, and वहाँ से gradually keep on repeating the same things and we got over here. नाइस।
डॉक्टर, हमने ज़्यादातर अभी यंगर जनरेशन की बात की, पर जब ओल्डर जनरेशन की बात होती है तो नी प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, ये सारी बहुत सारी कॉमन चीज़ें नज़र आती है। तो इसके क्या कॉजेज़ हैं और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट्स है? ये जानना चाहते तो जैसे हमने बताया यंगर पॉपुलेशन में इंजरीज बहुत कॉमन है। ओल्डर पॉपुलेशन में जैसे हम लोग एज करते हैं, हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, उसे हम रोक नहीं सकते। एजिंग भी हम रोक नहीं सकते। कोई फास्ट एज करता है, कोई स्लो एज करता है। और हमने वो टैगलाइन तो सुना है, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता। तो उसके लिए अगर हम ज़्यादा फास्ट एज नहीं करें तो एक्टिविटी जैसे हमने डिस्कस किया, एक्सरसाइज, गुड फूड, कीपिंग योर वेट अंडर चेक। नीज़ पे जब हम खड़े रहते हैं, सपोज माय बॉडी वेट इज समवेयर 75 केजीज, व्हेन वी आर वॉकिंग द वेट पुट ऑन द बोथ द नीज इज डबल द बॉडी वेट। इफ हैं। यू आर रनिंग इट इज 4 टाइम्स। मांडी डाल के बैठने में 8 टाइम्स लोड पड़ता है। तो इफ यू आर 100 केजी पर्सन, आप 800 किलो का लोड डाल रहे हो अपनी नी पे व्हेन यू आर सिटिंग क्रॉस लेग। सिटिंग क्रॉस लेग इज नॉट एन इशू, बट जब नी पेन स्टार्ट होता है देन वन शुड अवॉइड डूइंग दैट। एंड आजकल हमारे पास इतने एडवांसेस आ गए हैं, जैसे आपने पहले भी किया था कि रोबोटिक सर्जरी, नी में हमारे पास रोबोट्स हैं। रोबोट्स दे डोंट टेक अवे, लाइक एआई में टेक फील्ड वाले डर रहे हैं कि उनका जॉब खत्म हो ये जाएगा। चला ना जाए। तो वी विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प अराउंड। रोबोट से हमें एक प्रिसीजन मिल जाता है जिसमें हम एक, जैसे हम नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, बट इट इज एक्चुअली नॉट रिप्लेसिंग द नी, हम सिर्फ सरफेस को चेंज करते हैं जो खराब हो चुका है। तो हर नी का अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी है। एवरीबॉडी इज बॉर्न डिफरेंट, किसी का नी छोटा है, किसी का बड़ा है। वी कैन नॉट फिक्स जेनरिक इम्प्लांट टू दैट। तो उसके लिए हमें सरफेस को कार्व करना पड़ता है, जैसे एक शिल्पकार या एक कारीगर अपने स्कल्पचर को या अपने क्रिएशन को कार्व करता है, उस तरह से हम लोग को नी को कार्व करना पड़ता है। रोबोट कम्स इनटू दैट पिक्चर, so that robot helps us making a precise fit for that implant, and then it gives longevity to that particular person. बट थोड़ा सा नी खराब होगा उसके लिए रिप्लेसमेंट करना है, बिल्कुल नहीं। हम काफ़ी टाइम तक अपनी नीज को बचा के रख सकते हैं, इवन आफ्टर द आर्थराइटिस स्टार्ट्स। सो आर्थराइटिस को हम डिले कर सकते हैं टू अ पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर सर्जरी लगने वाली है। तो अगर आपको लग रहा है कि अभी मेरा नी खराब होना शुरू हुआ है, तो वेट रिडक्शन, रेगुलर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर डाइट एंड गुड हैबिट्स हेल्प अस टू कीप दैट नी वर्किंग फॉर लॉन्ग। टायर पंचर हो गया पहली बार तो हम टायर बदली नहीं करते। करेक्ट। हम उसे पंचर रिपेयर कर करके एक टाइम तक लेके जाते हैं, जब टायर पूरा फटने वाला होता है तब हम उसे बदली करते हैं। सेम थिंग मैं अपने पेशेंट्स को इनफैक्ट एग्जांपल भी देता हूँ। आपका नी गाड़ी के टायर की तरह है, उसकी 60,000 किलोमीटर की लाइफ है। आप उसको 2 दिन में यूज़ करो, 2 साल में यूज़ करो या 20 साल में यूज़ करो, वो आपके ऊपर है। करेक्ट। अगर आपकी नीज़ को आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो जल्दी खराब होंगे। शोएब अख्तर इज़ अ प्राइम एग्जांपल। ही वाज़ एन रनिंग एथलीट। He has got his knees partially replaced now at age of 50 years, which is too young for our population. So that we have to keep in mind. करेक्ट। बट आई एम ग्लैड डॉक्टर कि आप तुरंत कोई सर्जरी को एनकरेज नहीं कर रहे या नी रिप्लेसमेंट को तुरंत एनकरेज नहीं कर रहे। आप कह रहे कि इट्स अ प्रोसेस, सो वो ट्रीटमेंट्स लेने के बाद देन यू डिसाइड वेदर यू वांट टू गो फॉर अ नी रिप्लेसमेंट और नॉट, क्योंकि आजकल तो सॉरी टू से बट ये एक बिजनेस हो गया है Yes, काफ़ी डॉक्टर्स के लिए। yes. पर इसी के साथ एक और सवाल डॉक्टर कि आजकल पेशेंट्स में उतने पेशेंस ही नहीं रहे और इसके लिए वो अल्टरनेटिव भी ढूंढते हैं, जैसे कि एक्यूपंक्चर हो गया, होम्योपैथी हो गया, हार्ट वैद्य हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? So I will discuss it point to point. बेसिकली हमारे बॉडी का एक हीलिंग प्रोसेस का एक पीरियड होता है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम जब शुरू होती है तो एक इनिशियल बहुत ज़्यादा पेनफुल वाला फेज होगा, फिर धीरे धीरे वो पेन कम हो जाएगी। नी आर्थराइटिस का भी सेम प्रोसेस है। जब पहली बार आपको पेन होगा, तो वो काफ़ी टाइम तक पेन होगा। तो आप डॉक्टर के पास जाएँगे, पेन किलर लेंगे, पेन चला गया, वापस पेन आ जाएगा। फिर बोलेंगे, "अरे यार, डॉक्टर की दवाई काम ही नहीं कर रही। चलो मैं इसके पास जाती हूँ या उसके पास जाता हूँ और ट्रीटमेंट लेके देखते हैं।" और वो देंगे और वो एकदम ठीक हो जाएगा। आप बोलेगा, "अरे वाह! ये तो काम कर गया, मेरा एक्यूपंक्चर काम कर गया।" एक्चुअली वो दे कैपिटलाइज़ ऑन समथिंग व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी। मैं आपको एक किस्सा बताऊँगा। मेरा एक फ्रेंड था, उसे बैकएक हुआ, स्लिप डिस्क हुआ, एमआरआई में स्लिप डिस्क आया। मैंने बोला, "कुछ मत कर, रेस्ट कर, 1.5 महीने में ठीक हो जाएगा।" अब घर पे तो रेस्ट कोई करता नहीं है। तो वो गए 2-3 सर्जन्स को ओपिनियन, उन्होंने बोला नहीं ऑपरेट करना पड़ेगा। वो और डर गया बेचारा 21 साल का लड़का कि भई अब तो ऑपरेशन करके काम। तो वो गया, पालघर है विरार साइड में किसी आयुर्वेदिक सेंटर में। मुझे 3 महीने बाद फ़ोन करता है, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने पैसे कितने लगे? बोलते 3 लाख रुपए। मैंने बढ़िया है।
बोला क्या किया? बोलते कुछ नहीं, पूरा दिन लिटा के रखा था, कुछ मसाज किया, मालिश किया और मैं ठीक हो गया। तो इट इज़ लाइक यू आर कैपिटलाइजिंग ऑन समबडीज़ नेचुरल प्रोसेस ऑफ हीलिंग एंड उसको आप एक मैं डिसरिगार्ड नहीं कर रहा हूँ, बट वी आर सॉर्ट ऑफ बोथ, द नाइफ इज़ ऑन बोथ वेज़। करेक्ट। वी आर ऑल्सो रॉन्ग एंड समटाइम्स दे आर ऑल्सो लाइक यूजिंग द सेम थिंग कि आपका ये ठीक हो जाएगा, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर कोई चीज़ एज होना शुरू हो गई है, तो हमें उसे स्लो करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शंस, एक्सरसाइज़ेज़ go in a long way. करेक्ट, करेक्ट। एंड आल्सो डाइट विद इट। Yes, died with this. So doctor, is there any controversial surgeries or treatments in orthopedics that you disagree with? So जैसे आपने बोला एक्यूपंक्चर और उस तरीके से हमारे इसमें भी वो काफ़ी सारा आ गया कि ये इंजेक्शन लगा दिया तो ठीक हो जाएगा या ये कर दिया तो ठीक हो जाएगा। एंड आजकल क्या है, हमारे पास गूगल बाबा आ गया है, तो पेशेंट्स आते हैं मेरे पास एमआरआई लेके, डॉक्टर साहब मेरा मेनिस्कस फट गया है, ऑपरेशन कर दो। 2 टाइप के पेशेंट होते हैं, एक तो आपने बताया था कि आप डरते हैं सर्जरी से, दूसरे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ईगर होते हैं सर्जरी कराने के हुँ। लिए और वो 4-4 सर्जन्स का ओपिनियन लेके आते हैं कि हमारा मेनिस्कस तो फट गया है। अब एमआरआई एक ऐसी चीज़ है, वो एक टिश्यू की क्वालिटी दिखाता है। वो दिखाएगा कि आपका बाल सफ़ेद है, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, बट आपको उसको कलर करना है कि नहीं करना है, वो आपके ऊपर है। तो नॉट एवरी मेनिस्कल टेयर हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ और बी ऑपरेटेड अपॉन। मेरे पास पेशेंट्स हैं जो मैंने फ़ॉलो-अप पे रखे हुए हैं, कंप्लीट मेनिस्कल टेस्ट, दे आर डूइंग वेरी वेल 4 इयर्स डाउन द लाइन विथ जस्ट एक्सरसाइज़ेज़, मेंटेनेंस ऑफ वेट एंड यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। सो ऑल टेयर्स नीड सर्जरी? नो। उस पेशेंट्स को उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप उसको ट्रीट करें। एंड आई पर्सनली डोंट फील इफ समथिंग इज़ डैमेज्ड, हम कोई इंजेक्शन देके उसको ठीक कर सकते हैं। तो हमें उसे बचा के रखना है और आगे जैसे मैंने बताया देयर आर मल्टीपल थेरेपीज़। नी रिप्लेसमेंट की हम लोग बात करते हैं, उसमें एक और ट्रीटमेंट है ऑस्टियोट में, जिसमें हम लोग अपना नी का अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं। जैसे हम लोग व्हील बैलेंसिंग करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं। टायर क्यों खराब होते हैं? क्योंकि गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट गड़बड़ है। हम उस पे ही गाड़ी चला रहे हैं और टायर खराब हो गया, एक साइड से ज़्यादा घिस गया। घुटने में भी हमारा अंदर वाला साइड जो है, हमें जिसे इनर साइड बोलते हैं, आप ज़्यादातर पेशेंट देखोगे जो ओल्ड एज में बोइंग के साथ चलते हैं, घुटने टेढ़े होके चलते हैं। अगर हम उसको सीधा कर दें अलाइनमेंट से विदाउट पुटिंग एनी आर्टिफिशियल इम्प्लांट या रिप्लेसमेंट वाला इम्प्लांट, देन दैट नी कैन लास्ट इवन फर्दर लॉन्गर फॉर द मोर 10 इयर्स एंड देन बाद में हम नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं व्हिच इज़ एप्रोप्रिएट एज फॉर द पेशेंट। सो रिप्लेसमेंट में देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ एज एप्रोप्रिएट सर्जरी। ओह! 60-65 के बाद knee replacement is a good surgery. Before 60, in my personal opinion, one should completely avoid knee replacement surgery because that implant will not last long enough for that patient or for that person. सो डॉक्टर, बहुत सारे सवाल हो गए पर और भी सवाल बाकी है और आई वांट टू डू अ रैपिड फायर विद यू। सो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग जॉइंट हेल्थ। Okay. सो लेट्स स्टार्ट। Yes. आपको थोड़ा क्विक रहना पड़ेगा और ऑनेस्ट आंसर्स देने हैं, ओके? सो फर्स्ट इज रिगार्डिंग द जॉइंट हेल्थ क्वेश्चंस। सो लेट मी स्टार्ट विद सम जॉइंट हेल्थ क्वेश्चंस। Heating or icing, which one is better for a sprain? Icing. Are squats good or bad for your knees? अच्छे से किया तो ठीक है। Wow. Best sleeping position for shoulder pain? हाथ नीचे रख के सोना। Oh. One exercise everyone should do daily. Mention indoor exercise. Planks. Oh. Cracking knuckles, harmful or harmless? Harmless. Stairs, friend or foe for knee joints? Going upstairs are good. Okay. Shoes or open footwear? Which one is better for daily wear? Open footwear. Great, noted. So, few more questions, but these are a little fun questions and personal questions. What's your favorite comfort food? Idli vada. Oh, okay. One pre-surgery ritual you always follow. Confirming the side. Oh, that's important. If not a doctor, what would you be? Actually, I had taken admission in engineering, so I was an engineer first. Oh, okay, okay. I didn't knew that. The most common statement you have heard from your patients? कब ठीक होगा? बहुत important सवाल है. Your favorite sport to watch and play? Cricket. चलो, मतलब 90% of the Indian loves that game. So doctor, thank you for your time. You were really quick and witty. But मुझे आपको स्पेशल थैंक्स कहना है क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हमें इस पॉडकास्ट के ज़रिए पता चली है। बहुत सारे एक लेमैन टर्म में बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स है या सर्जरीज है या यू नो द प्रोसेसेस वी नीड टू फॉलो, और उसी के साथ जो आपकी वैल्यूएबल एडवाइस हमें मिली है, लाइक sleeping, the activities we should follow, and you know the kind of diet we should follow is very important.
So thank you so much for all that and thank you for such a wonderful podcast. But जाते जाते मैं आपसे फिर भी एक सवाल करूंगी कि लास्ट पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव टू योर व्यूअर्स. So first, I'd like to thank you for your time and having me here. हमारे ऑडियंस के लिए I would suggest sleep well, eat well, and regularly exercise. Thank you.